शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। तो इस रेडियो के जरिए हम जहां एक तरफ समाज से जुड़े हुए मुद्दे आप सभी के सामने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते रहते हैं, उसके साथ ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हितों में भी हम कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नागेंद्र गंगोला, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग से जुड़े हुए हैं। और इनकी आज की जानकारी का विषय है एंग्लो नॉर्मन एज में अंग्रेजी साहित्य। तो नागेंद्र गंगोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। 91.2 एफएम फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं नागेंद्र आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक नई सीरीज आपके लिए लेके आया हूं लिटरेचर की। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि एंग्लो सेक्शन लिटरेचर, जहां से अंग्रेजी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है, और उसके बाद मैंने उसे उस मोड़ पे छोड़ा था जहां पर हम उस साहित्य के, उस एज के या उस युग के बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड, इन सब के बारे में बात कर चुके थे। और आज मैं लेके आया हूं आपसे कि जब साहित्य की बात हो और साहित्य के बारे में बात ना हो तो फिर कुछ अटपटा सा लगने लगता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंग्लो सेक्शन एज के लिटरेचर पे कि वो साहित्य कैसा रहा होगा जब ये तीन जातियां यहाँ आई होंगी और इन्होंने उस समय रोमन ब्रिटेनो इंग्लैंड को अपने अधिकार में ले लिया, और जितने सारे चेंजेस, जितने परिवर्तन समाज में आए, उसके बाद इन्होंने जो साहित्य रचा होगा वो कैसा साहित्य होगा। तो चलते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को इस सीरीज से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैंने आपको बताया कि यह सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है, 60-70 एपिसोड से ऊपर आपके लेक्चर होने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिएगा और ज़रूर इसके बाद आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे अंग्रेजी साहित्य के बैकग्राउंड के बारे में खासकर, और इससे नेट के विद्यार्थियों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं आज के एंग्लो सेक्शन एज के लिटरेचर के बारे में। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, मेन फीचर्स क्या थे एंग्लो सेक्शन लिटरेचर के। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ एंग्लो सेक्शन लिटरेचर। तो अगर मैं अपने हिसाब से कहूं तो ये, मैंने इसको बहुत सरल और सुगम बनाने के लिए पूरे एंग्लो सेक्शन लिटरेचर को 5 चीज़ों में, 5 क्षेत्रों में सम अप किया है और इसी में मैंने विभाजित कर दिया है। पहली चीज़ थी कि एंग्लो सेक्शन के साहित्य में जो सबसे पहली चीज़ झलकती है वो है लव फॉर पर्सनल फ्रीडम। कि इस एज के साहित्य में, क्योंकि ये लोग एक तरीके से उन्मुक्त स्वभाव वाले लोग थे और पैगन गॉड को पूजने वाले लोग थे, और इन लोगों को अपने पर्सनल फ्रीडम के सामने दुनिया में कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। और दूसरा ये था कि इन लोगों में एक सेल्फ एस्टीम की भावना बहुत ज़बरदस्त थी। बेसिकली ये बहुत लड़ाके लोग थे, वॉरियर प्रजाति के थे। मौत से इनको कभी भी डर नहीं लगता था, इसलिए ये लोग अपने, जो कहते हैं कि इज्जत के लिए प्राण देने में या खुद को सेक्रीफाइस करने में कभी भी हिचकते नहीं थे। तो इनके साहित्य में ये कूट कूट के दिखता है कि जितने भी वॉरियर्स हैं या हीरोइक पोइट्री है, उनमें उनके अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के लिए एक प्यार झलकता है। तो लव फॉर पर्सनल फ्रीडम एक पहला जो है इनका साहित्य, इसके इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर। ये लोग बेसिकली नेचर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। पैगन गॉड्स को मानने वाले लोग हमेशा नेचर को ही पूजते हैं, नेचर की ताकतों को पूजते हैं, और उसके हिसाब से ही अपने ज़िंदगी में कई चीज़ें डिसाइड करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये पहले क्रिश्चियंस को नहीं मानते थे और क्रिश्चियन गॉड को नहीं मानते थे। नेचर ही इनकी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन देती थी। ये लोग बैड ओमेंस, गुड ओमेंस, संकेतों, नेचर्स में होने वाले परिवर्तनों के हिसाब से अपने जीवन की दिशा तय करते थे। तो वो चीज़ इनके साहित्य में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देती है। तीसरी बात में आते हैं कि ये धर्म के हिसाब से क्या था। तो रिलीजन के मामले में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनके
काफ़ी रिलीजियस पोइट्री इसमें दिखती है। और बाद में क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए धीरे धीरे, तो इनकी पोएम में क्रिश्चियनिटी भी एक और आती है, तो दूसरी ओर कहीं कहीं पर आपके पैगन रिलीजन की बातें भी दिखती हैं। लेकिन ज़्यादातर फिर क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया था इंग्लैंड, तो क्रिश्चियंस रिलीजन की बहुत सारी बातें इनके साहित्य में नज़र आती हैं। फिर आती है रेवरेंस फॉर वुमनहुड। चौथा जो पॉइंट है वो है रेवरेंस फॉर वुमनहुड। रेवरेंस फॉर वुमनहुड का मतलब यह है कि आपको ये जान का आश्चर्य होगा कि इतने साल पुरानी हम बात कर रहे हैं और इतने पुराने वक्त पे अच्छा लगता है ये सोच के कि जो वुमेन थी इनकी सोसाइटी में, जो औरतें थी, उनका एक तरीके से जो सम्मान था सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा था और वुमेनहुड के लिए इनके मन में बहुत रिस्पेक्ट थी। और इनकी कहानियों, किस्से कहानियों और इनकी कविताओं में जब भी किसी वुमेन का जिक्र हुआ है तो वो एक कमज़ोर चरित्र के रूप में नहीं उभरी, वो एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में उभरी है। यहाँ तक कि बाद के साहित्य में अगर आप देखें तो मॉन्स्टर्स, जो कि ज़्यादातर राक्षस के रूप में हम लोग देखते हैं कि एक मेल फिगर को ही दिखाया जाता है, यहाँ मॉन्स्टर्स के रूप में भी वुमेनहुड को बहुत शक्तिशाली दिखाया गया है। तो ये आप बाद में देखेंगे कि किस तरीके के साहित्य में इनका, और हर तरीके से वुमेनहुड इनके वहाँ जो है एक औरत होना एक सम्मान की बात मानी जाती थी और उसको पूरा सम्मान मिलता था। अब आते हैं पांचवा पॉइंट जो था वो था स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। इस पांचवे पॉइंट की बात करें तो जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो सम्मान की बातें थी, आत्मसम्मान की, उसके लिए ये अपने आत्मसम्मान के लिए ये कहीं पर भी मर मिटने को तैयार थे। और इसमें ग्लोरी जिसे कहते हैं कि इनके लिए सबसे बड़ी चीज होती थी इनकी फेम, इनका नाम, और उसके दम पे ये लोग कभी भी किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। तो ये 5 पॉइंट्स पे हम एंग्लो सेक्शन लिटरेचर को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में अगर साहित्य इस तरीके से 5 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित था तो फिर कौन सी विधाएं, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेजर जॉनर्स ऑफ एंग्लो सेक्शन लिटरेचर, वो जॉनर्स कौन थे जिस पे लोग लिख रहे थे और किस तरीके की चीजें ज्यादा लिखी जा रही थी। तो दोस्तों अगर मैं जॉनर्स की बात करूं तो सबसे पहले मुझे बात करनी चाहिए कि जो मेजर जॉनर्स हैं उस समय एंग्लो सेक्शन एज में, वो इस तरीके से हम बांट सकते हैं, ज्यादा नहीं, हम सिर्फ 2-3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे पहली बात करें तो हीरोइक पोएट्री, और दूसरा जॉनर की बात करें तो एक रिलीजियस पोइट्री जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तीसरी थी जो एलेजीज। एलेजीज हम इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में उन गीतों को कहते हैं या उन कविताओं को कहते हैं जिनमें शोक होता है, शोक गीत होते हैं जो किसी लॉस पे आधारित होते हैं। और प्रोज वर्क भी कुछ था जिसे हम कह सकते हैं कि गद्य हिंदी में कहते हैं। तो ये 4 चीजों पे पूरा साहित्य केंद्रित था, यही 4 विधाओं के आसपास घूमता था। इम्पॉर्टेंट लिटरेरी अगर हम पीस की बात करें तो आज भी हमें पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पीस में जो बियोवुल्फ नाम की एक एपिक है जिसे महाकाव्य कहते हैं, एंग्लो सेक्शन लिटरेचर का सबसे बड़ा और सबसे शानदार महाकाव्य से माना जाता है। और डियोर्स लेमेंट नाम की एक पोएम बहुत ही शानदार है जो फेमस है। और इसके अलावा हिस्ट्रीज में एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स भी कुछ उस समय के इतिहासकारों ने जो है आप कह सकते हैं लिपिबद्ध किए, और कुछ और भी कविताएं हैं जिनके बारे में आप बाद में सुनेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इन सारी किताबों में जो है और इन सारे जॉनर्स में अगर मैं सिर्फ हीरोइक पोएट्री को ले लूं तो 1 बाय 1 अगर मैं जॉनर्स ले लूं तो उनमें कौन सी फेमस चीजें रही हैं, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जानना। तो पहले अगर मैं बात करूं हीरोइक पोएट्री की, तो हीरोइक पोएट्री ज्यादातर वॉर पोएट्री होती थी, क्योंकि इनके जिंदगी में वॉर इस तरीके से शामिल था जैसे हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की चीजें होती हैं। क्योंकि उस समय क्षेत्रों को जीतना, क्षेत्रों को कब्जाना और इधर से उधर सेनाओं में सहयोग देना या लड़ाई करना, ये सब आम बातें थी। तो इनमें जो सबसे हीरोइक पोएट्री और वॉर पोएट्री में सबसे, अभी मैंने कहा था कि बियोवुल्फ नाम की एक पोएट्री थी जो सबसे जबरदस्त मानी गई है। और साथ में अगर हम बात करें तो एक और वॉर पोएट्री बहुत फेमस है, फाइट एट फिंसबर्ग, ये बहुत फेमस पोएम है। द बैटल ऑफ ब्राउनहम भी एक बहुत फेमस पोएम है वॉर पोएट्री में, और द बैटल ऑफ मॉल्डन। तो ये कुछ 4 ये आपकी हीरोइक पोएट्री में बहुत फेमस चीजें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एलेजीज की, शोक गीतों की, तो एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं एलेजीज के। एलेजीज बेसिकली क्या होती थी मैं आपको पहले बता दूं, ये नॉन क्रिश्चियन पोएट्री होती थी,
ठीक है। इसमें बेसिकली जैसे क्रिश्चियनिटी या रिलीजन का कोई मतलब नहीं था, ये किसी लॉस पे आधारित है, किसी के भी शोक या किसी के संताप पे आधारित चीजें थी। जैसे डियोर्स लेमेंट नाम की पोएम बहुत फेमस है, द वॉन्डरर का नाम बहुत सुना जाता है, द सी फेयरर बहुत अच्छी कविता है, द वाइफ्स लेमेंट एक और कविता है बहुत शानदार, द हस्बैंड्स मैसेज और द रियोन। इतनी कविताएं एलिजीज की अच्छी श्रेणी की कविताएं मानी जाती हैं। अब आते हैं क्रिश्चियन पोइट्री। क्रिश्चियन पोइट्री में देखिए जो एंग्लो सेक्शन क्रिश्चियन पोइट्री थी वो काफी शानदार रही हैं, कुछ जिनका अभी तक नाम लिया जाता है। जैसे जेनेसिस नाम की एक पोएम है, एक्सोडस नाम की एक पोएम है, डेनियल है। ये सब बाइबल से लिए गई आपके कैरेक्टर्स हैं और उनसे ली गई घटना है। जूडिथ नाम की पोएम है, द क्राइस्ट नाम की पोएम है, जूलियाना है, बहुत शानदार एक पोएम है द फेट्स ऑफ एपोसल्स, द फिनिक्स है, द ड्रीम ऑफ द रूड है, द डिसेंट इनटू हेल है, एंड गुथलैक है, द वॉन्डरर। ये सब कुछ कविताएं हैं जो बहुत ही शानदार क्रिश्चियन पोइट्री के अंदर मानी जाती हैं। अब आते हैं प्रोज वर्क में। देखिए प्रोज वर्क में अगर हम कहें उस समय कैसा प्रोज लिखा जाता होगा, क्या ये फिक्शन था, क्या शॉर्ट स्टोरी था, तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर थी, क्योंकि ये विधाएं तो बहुत देर में आती हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर आखिर क्या चीज़ें लिखी जा रही थी, तो लिखी जा रही थी बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसलेशन वर्क्स बहुत हो रहे थे या फिर हिस्ट्री के वर्क थे। दो ही तरीके के थे। जैसे हम कह सकते हैं एक राजा थे एल्फ्रेड नाम से और दूसरे थे एल्फ्रिक, एक राइटर थे, और तीसरे राइटर रहे हैं प्रोज वुल्फस्टन। तो इन तीनों ने बहुत अच्छा वर्क प्रोज में किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन वर्क मैं आपको बताता हूँ उसके। एक तो क्यूरा पेस्टोरेलिस है, CUR है क्यूरा, PASTORALIS, क्यूरा पेस्टोरेलिस। दूसरा है बीड्स हिस्टोरिया इक्लेसियास्टिका, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है ट्रांसलेशन का। बीडेज BEDEFS बीडेज हिस्टोरिया इक्लेसियास्टिका, इक्लेसियास्टिका हम चर्च फिगर्स रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको कहते हैं, ECCLESIASTICA, इक्लेसियास्टिका। द कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी भी है बीथियस का, और सेंट ऑगस्टाइन्स की सोलिलोकीज हैं। तो कुछ और भी प्रोज वर्क हैं, जैसे एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल जो उस समय हिस्ट्री को सूचीबद्ध करना स्टार्ट किया था वो एल्फ्रेड ने किया था, और एल्फ्रिक ने भी कुछ चीजें ऐसी इससे वहां पर स्टार्ट किए। तो इस तरीके से ये बेसिकली आपके मेजर जो जॉनर्स हैं उनमें हमने जो बाइफर्केशन की बात की। अब बात करें अगर इनमें सबसे फेमस पोएम, तो उनमें हीरोइक पोएट्री एंड एलजीज में, और ये सब मैंने जो बताए हैं इनमें से जो मेजर 3-4 पोएम है उनके बारे में एक हल्का सा आइडिया देना चाहूंगा। जैसे मैंने एक बात की थी बियोवुल्फ, बियोवुल्फ को सिंगल एक एंग्लो सेक्शन एपिक माना जाता है जो हमारे पास मौजूद है और बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसके राइटर का पता नहीं चल पाया, ये एनोनिमस है। और इसमें एक बियोवुल्फ नाम का वॉरियर है जो डेन्स में राजाओं को एक ग्रैंडल नाम की मॉन्स्टर से बचाता है और उसका वध करता है, उसको किल करता है। उसके बाद में ये इसी जगह पे रह के लोगों का सेवियर बनता है, एक बहुत बड़ा वॉरियर। फिर ये जब काफी उम्र का हो जाता है तो आखिरी लड़ाई इसकी एक ड्रैगन से होती है, और उस ड्रैगन से लड़ाई करते वक्त काफी घायल हो जाता है। हालांकि ड्रैगन मारा जाता है, लेकिन बियोवुल्फ की वहां पर समुद्र के किनारे पे मौत होती है। और ये बहुत हीरोइक फिगर रहा, और उस समय एक तरीके से फोकलोर में कहानियां बहुत फेमस रही हैं, और फिर इनको सूचीबद्ध किया गया। तो एंशियंट जर्मनिक लैंग्वेज में ये कंप्लीट एपिक यही पाया जाता है। वैसे ही एक और मैंने आपको कहा था कि डियोर्स लेमेंट नाम की एक कविता बहुत फेमस है इसमें एलजीज में। तो इसमें बेसिकली एक ऐसा कवि होता है जो एक किसी राजा के अंडर में काम करता है, लेकिन अचानक राजा किसी दूसरे कवि को वहां रिप्लेस कर देता है, तो उसको बहुत दुख होता है। तो फिर वो जब से सफर करता है तो फिर वो अचानक ये सोचता है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो उससे ज्यादा सफर कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी बुरी स्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। तो वो एक फैसिनेटिंग पिक्चर है देता है ऐसे लोगों की, लेजेंड्स लोगों की, जिसमें वीलैंड, थियोडोरिक और यूरोमैनरिक तरीके के लेजेंड है। तो वो बताता है कि कैसे इन लोगों ने जो है दुख भरी चीजों में भी आगे बढ़े हैं, और ये लेमेंटिंग सॉन्ग एक एल्जिक टोन होती है इसमें, जो दुख भरी टोन वो पूरी दिखाई देती है। द सी फेरर नाम की एक कविता, उसके 2 हिस्से हैं। ये समुद्री जीवन के जो कठिनाइयां हैं और समुद्री जीवन उसको दिखाती है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में ये एलेगोरिकल बन जाती है।
और इसमें जो वहाँ के सीमैन है, समुद्र पे यात्रा करने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ को समुद्र के साथ जो है कंपेयर करते हुए उनके सिंबल से दिखाती है। और ये एक तरीके से इंसानी आत्मा और भगवान के बीच का जो संबंध होता है उसको दिखाने वाली भी पोयम है। इसके बाद आते हैं विटसित नाम के एक पोयम में, ये एक हीरोइक पोएट्री में आती है। और विटसित में जो विटसित है वो उसकी डेट भी हमें पता नहीं चल पाई है, और ये ओल्डेस्ट हीरोइक पोएम्स में मानी जाती है। और ये एक तरीके से एक कोर्ट सिंगर है, एक पोएट है, वो भी सिंगर है। और वो एक जो है बेसिकली एक जगह गाता है किसी राजा के दरबार में, फिर वो जर्मनिक वर्ल्ड में भटकते हुए निकलता है घूमते घामते, और कई रूलर्स के वहाँ वो विजिट करता है, और फिर वो अपनी सारी यादों को जोड़ के कलेक्टिवली जो कविता लिखता है वो पूरी हीरोइक ट्रेडिशन की कविता है, उसी स्टाइल में लिखी गई, ये विटसित थी। तो इस तरीके से जब हम एंग्लो सेक्शन लिटरेचर की बात करते हैं तो हमने देखा कि किस तरीके से हीरोइक पोएट्री, एलेजीज, नॉन क्रिश्चियन पोएट्री में प्रोज वर्क हैं जिसमें हिस्टोरिकल और ट्रांसलेशन है, और फिर कुछ क्रिश्चियन पोएट्री है। इस तरीके से हमारा एंग्लो सेक्शन लिटरेचर आबाद रहा, और इस तरीके से एंग्लो सेक्शन लिटरेचर जो है इंग्लिश लिटरेचर में अपनी शुरुआत की। तो ये था दोस्तों एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में जो साहित्य की कह सकते हैं संदर्भ में बातचीत। और इस तरीके से हमारी एंग्लो सेक्शन एज के अब दोनों हिस्से खत्म हो चुके हैं, और अब हम बात करेंगे जो अगले एपिसोड में जब मैं मिलूंगा या आपसे मुखातिब होऊंगा तो लेके आऊंगा एक और बढ़िया एज जो इसके बाद आती है 1066 से, और जिसे हम एंग्लो नॉर्मन एज कहते हैं। और एंग्लो नॉर्मन के बाद फिर हम जाएंगे चौसर्स एज में। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। आप यूं ही बस सुनते सुनाते रहिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी, और आपसे मैं मुलाकात करते रहूंगा इसी तरीके से इस सीरीज में। और कुछ बातें साहित्य की होंगी और कुछ जिंदगी की होंगी, और जिस तरीके से साहित्य चलता रहता है उसी तरीके से हमारी ये बातचीत चलती रहेंगी। तो दोस्तों विदा लेता हूं मैं नागेंद्र गंगोला, और मिलते हैं अगली सीरीज में एंग्लो नॉर्मन सीरीज के साथ। थैंक यू।